स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, मध्य प्रदेश टेट, मध्य प्रदेश सेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, यूजीसी नेट, जीआईसी लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहां पर इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और अलग अलग बैचेस में आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के माध्यम से इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए। कॉन्सेप्ट की लाइव क्लास होती है, इनकेस अगर जो लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाती है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप टेस्ट दीजिए, इस बात को समझ पाइए कि आखिरकार गलती कहाँ पे हो रही है। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न गलत हो रहे हैं, मुद्रा एवं बैंकिंग के, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, कहाँ के प्रश्न गलत हो रहे हैं। जहाँ के भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को दोबारा पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, उसमें वो गलती नहीं होनी चाहिए जो आपने पिछले टेस्ट में किया था। इस तरीके से आपकी एक्यूरेसी बेहतर होगी और एग्जामिनेशन हॉल में जो आप लोग बोलते हैं ना कि सर प्रश्न तो आसान थे फिर भी पता नहीं क्यों गलत हो गए, तो इस तरीके की समस्या आपके सामने विद्यमान नहीं होगी अगर जो आप टेस्ट सीरीज ठीक तरीके से देकर के जाते हैं। तो साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आए कि किस लेवल की तैयारी आपको करनी है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे भी जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है, मतलब सब कुछ हमारे द्वारा किया जा रहा है। अलग से आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कोर्स की वैलिडिटी की बात करें तो कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप वर्तमान परीक्षा के लिए तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आती है तो उसके लिए जब भी नया बैच प्रारंभ किया जाएगा आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। अलग से आपको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन के फीस की बात करें तो एडमिशन की फीस जो है वो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपये है, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट, कंप्लीट नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो एडमिशन ओपन है, एडमिशन की जो फीस है वो 2000 रुपये है। आप एडमिशन की इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या सिंपली आप अपनी फीस इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के अलग अलग बैच उपलब्ध हैं। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों ये रहा। उससे पहले मैं बता दूं कि जो नया बैच आपको देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का नया बैच देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ बिहार टीजीटी पीजीटी का नया बैच आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त झारखंड में टीजीटी के लिए और झारखंड में जेट की परीक्षा के लिए नया बैच देखने को मिल जाएगा, और आपको मध्य प्रदेश में सेट की परीक्षा के लिए नया बैच देखने को मिल जाएगा। उत्तराखंड में एलटी और लेक्चरर के लिए नया बैच आपको देखने को मिल जाएगा। तो किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के तरफ। और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि किसी व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो देखिए दोस्तों, व्यापार चक्र की अवधारणा किसने दिया था, वो दिया था दोस्तों शुम्पीटर ने। ठीक है, व्यापार चक्र की 4 अवस्थाओं की बात किसने किया था, शुम्पीटर साहब ने किया था। और कहा था कि कोई भी देश है ना, ठीक है, आवाज कम आ रही है,
एक सेकेंड रुक जाइएगा, मैं वॉइस को इंक्रीज कर दे रहा हूँ। एक सेकेंड रुक जाइएगा आप लोग, ठीक है। बिल्कुल, अब आवाज आपको क्लियर आ रही है? अब आपको आवाज आई होप कि क्लियर आ रही होगी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कि व्यापार चक्र के अवस्थाओं के बारे में। तो किसी व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं और उसका सही क्रम आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो होता है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों, एक लाइन में मैं बता रहा हूँ, आज के बाद कभी भी इस प्रश्न को गलत ना करिएगा। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो सबसे पहले व्यापार की जो स्थिति होती है वो अवसाद की होती है। यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था होता है ना, वो पिछड़ा होता है, ठीक है। उत्पादन का स्तर कम होता है, अर्थात यहाँ पे मांग भी कम होता है और यहाँ पे पूर्ति भी कम होता है, ठीक है। तो अवसाद की स्थिति में अर्थव्यवस्था में परंपरागत समाज पाया जाता है और समाज में वस्तुओं की मांग भी बहुत कम होती है और पूर्ति भी बहुत कम होती है। तो जब किसी वस्तु की मांग बहुत कम है और पूर्ति भी कम है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में विद्यमान है। उसके बाद दूसरा कंडीशन आता है पुनरुत्थान। अब यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी बहुत आर्थिक क्रियाएं संचालित होने लगती हैं, थोड़ा बहुत मांग बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत पूर्ति बढ़ जाता है। तो मांग व पूर्ति में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? वृद्धि देखने को मिलता है जब उत्थान होता है। तो उसके बाद जब अर्थव्यवस्था समृद्धि की अवस्था में आती है, तो यहाँ पे मांग अपने उच्चतम बिंदु पे होता है, ठीक है, और पूर्ति भी अपने उच्चतम बिंदु पे होता है। मांग भी बहुत ज्यादा होता है और पूर्ति भी बहुत ज्यादा होता है। इट मीन्स की उत्पादकता का स्तर जो होता है वो उच्च होता है और उच्च उत्पादकता के कारण उस अर्थव्यवस्था में समृद्धि की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन अगेन कुछ कारण ऐसे आते हैं जिसके कारण क्या आता है, फिर अर्थव्यवस्था में प्रतिसार आ जाता है। अर्थव्यवस्था में क्या आ जाता है? प्रतिसार आ जाता है, अर्थात मांग व पूर्ति में कमी आ जाती है। तो यही व्यापार चक्र की दोस्तों आपको 4 अवस्थाएं देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले अवसाद होता है, अवसाद के बाद पुनरुत्थान होता है, पुनरुत्थान के बाद यहाँ पे आता है दोस्तों समृद्धि, समृद्धि के बाद फिर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे जो होता है वो प्रतिसार आता है और फिर ऐसे ही चक्र चलता रहता है। तो अवसाद, पुनरुत्थान, समृद्धि और प्रतिसार, यही व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हिग्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत किस पे आधारित है? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कृष्ण कुमार जी, अक्षय गौरी जी, सतीश गुप्ता जी, अरुधत्ती देवी जी, उर्मिला कुमारी जी, ठीक है, सदानंद मिश्रा जी। सभी लोगों से निवेदन है, सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए सेशन को। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? और अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आपकी क्लास होती है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है कि हिग्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हिग्स साहब का ये कहना है कि जो हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है ना, जो हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है या जो हमारी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होती है, आर्थिक क्रियाओं में जो वृद्धि होती है वो गुणक और त्वरक की अंतः क्रिया के आधार पे होती है, ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गुणक क्या होता है, त्वरक क्या होता है। तो गुणक की सर्वप्रथम अवधारणा रोजगार गुणक के रूप में आर एफ काहन ने दिया था और गुणक की अवधारणा को विकसित किसने किया था? निवेश गुणक के रूप में किन्स ने किया था। फिर त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑस्ट्रेलियन ने दिया था और त्वरक की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय जेबी क्लार्क को जाता है, ठीक है। तो हिग्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत हमें ये बताता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि और आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि, किसी भी अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय में वृद्धि और उस अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं में जो वृद्धि होती है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो गुणक और त्वरक की अंतः क्रिया रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सुम्पीटर के अनुसार उद्यमी आर्थिक लाभ इसलिए कमाता है। ये तो छोटे से बच्चों वाला प्रश्न है ना। सुम्पीटर साहब, देखिए दोस्तों, सुम्पीटर साहब का जो थियरी है ना, इसमें 2 बातें आपको पढ़नी है।
शुम्पीटर साहब का ये कहना है कि देखिए भैया, शुम्पीटर साहब की दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। उनका ये कहना है कि देखिए, आप क्या करिए ना कि आप किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन करिए जिस वस्तु का उत्पादन आज से पहले किसी ने नहीं किया, उस प्रकार की आइडिया किसी ने भी नहीं लाया। अर्थात आप क्या बनिए, आप बनिए नव प्रवर्तक। ठीक है, आप बनिए क्या, आप बनिए नव प्रवर्तक। अब आप कहेंगे कि सर जी नव प्रवर्तक का उदाहरण क्या है, तो देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि आप मार्केट में देखते हैं ना कि नई नई वस्तुएं आती हैं। ठीक है, अब मार्केट में छोटे छोटे पंखे आ गए हैं, देख रहे हैं। गर्मियों का सीजन जैसे ही बढ़ रहा है, गर्मी जैसे ही ज्यादा हो रही है, मार्केट में छोटे छोटे फैन आ गए हैं। और लोग क्या कर रहे हैं कि ये इस फैन, ये जो छोटा वाला फैन है, ये बैटरी से चल रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं, इस फैन को अपने हाथ में लेकर के घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि किसी ने सोचा होगा कि भैया देखिए 24 घंटा तो व्यक्ति घर पे रहता नहीं है, उसे बाहर जाना पड़ता है, गर्मी का सामना भी करना पड़ता है। तो क्यों ना ऐसी स्थिति में छोटे छोटे फैन का उत्पादन कर दिया जाए जो लोगों की रिक्वायरमेंट है। और ऐसा किसी एक व्यक्ति ने सोचा होगा, और वही नव प्रवर्तक है, और इसी के कारण वो लोग क्या कर रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। तो शुम्पीटर साहब ने ये कहा कि आपको नव प्रवर्तक होना चाहिए, और इनके अगर जो आप नव प्रवर्तक हो जाते हैं तो आपको पूंजी भी तो चाहिए। तो आपको पूंजी चाहिए तो आप किससे ले लीजिए, आप बैंक से ऋण ले लीजिए, अर्थात बैंक से आप क्या कर लीजिए, साख ले लीजिए। ठीक है, ये दो बातें दोस्तों शुम्पीटर साहब के संदर्भ में आपको याद रखनी है। तो शुम्पीटर के अनुसार उद्यमीकर्ता आर्थिक लाभ इसलिए कमाता है क्योंकि वो क्या होता है, वो नव प्रवर्तक होता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो आज के बाद कभी भी अब शुम्पीटर साहब का सिद्धांत आपको नहीं भूलना चाहिए। अगला प्रश्न है कि द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस पुस्तक के लेखक कौन है। क्या आवाज कम आ रही है, क्या वॉइस कम है क्या, एक सेकेंड रुक जाइएगा, वॉइस कम आ रही है क्या, एक सेकेंड रुक जाइएगा। ठीक है, अब कमेंट करके बताइए, अब कमेंट करके बताइए। बहुत ज्यादा वॉइस हो जाएगी। चलिए, अब आवाज क्लियर आ रही है, अब हो सकता है कि आपको वॉइस क्लियर आ रही हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये पुस्तक किसने लिखा था। देखिए दोस्तों, दो तीन पुस्तकों का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, सी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, मसग्रेव साहब का है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक चॉइस, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक चॉइस, ये भी पुस्तक किसकी है, ये भी है दोस्तों मसग्रेव साहब की ही है। और ये भी पुस्तक मसग्रेव साहब की ही है, द थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, तो इस प्रकार के जब टर्म यूज कर जाते हैं, किए जाते हैं ना दोस्तों, तो जो पुस्तकें होती हैं वो मसग्रेव साहब की होती हैं। जैसे कि बात करें द थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये किसकी है, ये मसग्रेव साहब की है। इसके साथ साथ है इकोनॉमिक्स इन द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इकोनॉमिक्स इन द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये भी मसग्रेव साहब की है। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये भी क्या है, ये भी मसग्रेव साहब की ही है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए सर बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया था। अब आपको एक खूबसूरत सा स्टेटमेंट याद आना चाहिए, एक खूबसूरत सा स्टेटमेंट याद आना चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट याद आना चाहिए, कौन सा स्टेटमेंट याद आना चाहिए, बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बी बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एजवर्थ साहब ने कहा था कि देखिए समाज पे कम से कम सरकार को टैक्स लगाना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो लोग हैं ना, जो जनता है, जो देश के लोग हैं, उस पे आप कम से कम कर लगाइए। अगर जो आप कम कर लगाएंगे ना, तभी जा करके निजी निवेश में वृद्धि हो पाएगी। क्योंकि जब लोग अपना सारा पैसा कर के रूप में दे देंगे तो फिर वो निवेश कैसे कर पाएंगे, और जब निवेश नहीं होगा तो उत्पादकता का स्तर कैसे बढ़ेगा, और अगर जो उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ेगी सर।
देश की राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी के लिए एजवर्थ साहब ने कहा था कि हमको क्या करना चाहिए कि समाज में कम से कम कर लगाना चाहिए, ताकि जब लोग कम कर देंगे और पैसा उनके पास जब ज़्यादा बचेगा तो वो निवेश ज़्यादा करेंगे। जब निवेश करेंगे उत्पादन करने में निवेश ज़्यादा करेंगे, और जब ज़्यादा निवेश करेंगे तो उत्पादन में वृद्धि होगी। जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। और हमारा यही तो लक्ष्य है ना कि हम अपने किसी भी तरीके से करके अपने देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाएं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक ऋण के बोझ से संबंधित समस्या का प्रतिपादन किया। दोस्तों मैं बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं, भूलिएगा नहीं। देखिए जितने भी अर्थशास्त्री हुए ना, उन सभी अर्थशास्त्रियों में दो ग्रुप हुआ। ठीक है, दो ग्रुप हुआ। ठीक है, दो ग्रुप हुआ। एक ग्रुप नंबर ए, ठीक है, और एक दूसरा जो ग्रुप है वो ग्रुप नंबर बी हम कह देंगे उसको। ठीक है, ग्रुप नंबर बी। तो जो खास करके एडम स्मिथ साहब थे, एडम स्मिथ साहब जो थे, ठीक है, उसके बाद डेविड रिकार्डो साहब जो थे, उसके बाद जेएस मिल साहब थे, रिकार्डो साहब, उसके बाद जेएस मिल। ठीक है, जेएस मिल साहब जो थे, इन्होंने ये कहा ना कि आप क्या करिए, आप ऋण लीजिए। जब आप ऋण लेंगे, इन्होंने ये कहा कि आप क्या करिए, आप ऋण लीजिए और ऋण लेकर के अर्थव्यवस्था में निवेश के स्तर को बढ़ाइए। अर्थात जब आप ऋण लेंगे तो आपके पास मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो इस मुद्रा को आप अर्थव्यवस्था में डालेंगे, और जब अर्थव्यवस्था में आप डालेंगे तो ऐसी स्थिति में उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो एडम स्मिथ हुए, या जो आपके डेविड रिकार्डो साहब हुए, या जो आपके जेएस मिल साहब हुए, इन्होंने ये कहा कि सरकार को ऋण लेना चाहिए। सरकार अगर जो ऋण लेगा तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा देश का, और देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। लेकिन जो दूसरे ग्रुप में आते हैं दोस्तों, चलिए पहले आप उत्तर बताइए, क्या उत्तर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ए बोल रहे हैं इतने सारे लोग। ठीक है, देखिए लेकिन जो दूसरे ग्रुप में आते हैं वो कौन कौन आता है दोस्तों, वो आता है लर्नर साहब। ठीक है, लर्नर साहब आते हैं, और उसके साथ साथ कौन आता है, उसके साथ साथ डोमर तथा पीगू आते हैं। ठीक है, ठीक है, लर्नर, ठीक है, उसके बाद कौन आता है, डोमर साहब भी आते हैं और पीगू साहब भी आते हैं। तो इन लोगों का ये कहना था कि देखिए सर, अगर जो आप ऋण ज्यादा लेंगे तो चूंकि भविष्य में चल करके, अगर जो आप विदेश से ऋण ले रहे हैं तो भविष्य में चल के वो ऋण चुकाना भी तो होगा ना। तो अगर जो उस ऋण को आपको चुकाना है तो हो सकता है कि भविष्य में आने वाली जो सरकार है वो ऋण को न चुका पाए, या अगर जो सरकार ऋण चुकाएगी भी तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी, कर की दर में वृद्धि कर देगी। अर्थात जनता से ज्यादा टैक्स वसूल करेगी, और जब जनता से ज्यादा टैक्स वसूल करेगी तो निजी निवेश में कमी आ जाएगी, और जब निजी निवेश में कमी आ जाएगी तो आपकी देश की जो राष्ट्रीय आय होगा ना वो कम हो जाएगा, अर्थात आपकी अर्थव्यवस्था को इससे नुकसान पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1, 2 और 3, ए बी और सी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए बी और सी होना चाहिए, लेकिन ए बी सी दिया नहीं गया है। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम टिक कर लेंगे कि ए और दो दोनों ठीक है। लर्नर, पीगू और डोमर, ये तीनों लोग कहते हैं कि भैया हमें ऋण नहीं चाहिए, लेकिन बाकी जो अन्य अर्थशास्त्रियों का कहना है कि हमें ऋण चाहिए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे थे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ये एरर है, सी भी उत्तर इसका ठीक होगा, बी और सी भी सही है, बी भी इसका उत्तर ठीक होगा, बी और सी भी सही है। इसमें 1, 2 और 3 दोनों सही हैं। चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। चलिए अगला प्रश्न ये रहा कि मौद्रिक घाटे का क्या अर्थ होता है। ठीक है, मौद्रिक घाटे का क्या अर्थ होता है भैया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। मौद्रिक घाटे का अर्थ होता है क्या है, मौद्रिक घाटे का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं ना
कि जब सरकार के पास मुद्रा की कमी होती है, सरकार के पास जब मुद्रा की कमी होती है ना, तो वो किसके पास जाता है? वो जाता है आरबीआई के पास, और आरबीआई से ये कहता है कि हमको क्या करिए, हमको थोड़ा सा मुद्रा छाप करके दे दीजिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मौद्रिक घाटे का अर्थ यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय सरकार को ऋण में वृद्धि करना, ठीक है। अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो क्या कर रहा है, वो केंद्रीय सरकार को ऋण दे रहा है। यही क्या होता है, यही होता है मौद्रीकृत घाटा, ठीक है। तो अगर जो सरकार के पास पैसा नहीं है तो वो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई से ऋण लेगा। तो क्यों ऋण लेगा? मौद्रिक घाटे की स्थिति में वो ऋण लेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, लोक ऋण के भार संबंधी समस्या पर किसने विचार किया? किसने कहा कि लोक ऋण लिया जाएगा तो ये लोगों पे भार होगा? अभी तो आपको मैंने कुछ देर पहले ये बताया था, अभी तो आपको कुछ देर पहले हमने ये बात बताई थी ना। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? अभी तो कुछ देर पहले मैंने ये बात आपको बताई थी, तो वहाँ पे आपको बताया ही था कि जो लर्नर साहब थे, जो डोमर साहब थे और जो पीगू साहब थे, इन लोगों का ये मानना था कि भैया हमको क्या करना है, हमको ऋण नहीं चाहिए। अगर जो हम किसी दूसरे देश से ऋण लेंगे तो भविष्य में हमें चुकाना भी तो पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं ना, सरकार ऋण लेती है, दीर्घकालिक ऋण लेती है। सरकार ऋण लेती है तो दीर्घकालिक ऋण लेती है, कहती है कि हम 50 वर्ष बाद लौटाएंगे। अभी हमने शायद अभी हमने फ्रांस से या जर्मनी से ऋण लिया है, ठीक है। तो दीर्घकालिक ऋण लिया है, अर्थात 50 वर्ष बाद उस ऋण को हम लौटाएंगे। तो जब 50 वर्ष बाद उस ऋण को हम लोग लौटाएंगे, जैसे 5,000 करोड़, 50,000 करोड़, 50 लाख करोड़, इतना ज्यादा पैसा जब हमें लौटाना होगा तो इसका भार किसके ऊपर आएगा? आम जनता के ऊपर आएगा, क्योंकि सरकार अपने जेब में पैसा थोड़ी रखी है, सरकार हमारे और आपके ऊपर टैक्स लगाती है, उसी से तो पैसा प्राप्त करती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी? टैक्स की दर में वृद्धि कर देगी। टैक्स की दर में वृद्धि कर देगी तो जो निजी निवेश होगा वो कम होगा। निजी निवेश होगा तो देश के आर्थिक कल्याण में कमी आ जाएगी और देश की राष्ट्रीय आय कम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी दोस्तों 1 2 3 होना चाहिए था, लेकिन केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, काम चला लेंगे। 1 और 2 जो होगा वो बिल्कुल सही होने वाला है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि जेम्स बुकानन के विचारानुसार सार्वजनिक ऋण का प्राथमिक भार भावी पीढ़ियों पर स्थानांतरित हो गया है और सार्वजनिक ऋण का भुगतान भावी पीढ़ी पर कर लगा करके किया जाता है। अभी जो बात मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ वही बात यहाँ पे पूछ दिया गया है। चलिए कमेंट करके बताइए। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बबीता जी, सतीश कुमार गुप्ता जी, अभी चौधरी जी, संजीव कुमार जी, मोहम्मद शाहिद नूरी जी, अमरेश यादव जी, ठीक है, सुरेश कुमार जी, अरुधति देवी जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, ज्योति चौरसिया जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। कृष्ण कुमार जी बिल्कुल ठीक है, अक्षय गौरी जी, राजन सिंह जी, वर्मा जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शत्रुघ्न प्रसाद जी, सदानंद मिश्रा जी, नीसू जी, जितेंद्र जी, नवीता भट्ट जी, ज्योति चौरसिया जी, अफजल हसन जी, सभी लोगों से निवेदन है कि जितने लोग भी क्लास ले रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? पारस कुमार जी ठीक है, किरण देवी जी, चलिए सबका नाम तो पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है? डी बोल रहे हैं सभी लोग, सभी लोग डी बोल रहे हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये प्रश्न बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। देखिए, जेम्स बुकानन के विचारानुसार सार्वजनिक ऋण का प्राथमिक भार भावी पीढ़ियों को स्थानांतरित हो गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो देश होता है ना, जो हमारा देश है या जो हमारी अर्थव्यवस्था है, तो जब हम दूसरे देश से ऋण लेते हैं ना, तो हम लोग दीर्घकालिक ऋण भी तो लेते हैं। तो दीर्घकालिक ऋण का मतलब ये हो गया है कि 50 साल बाद, ठीक है, मतलब हम 50 साल के लिए ऋण ले रहे हैं। तो 50, अगर जो मान लीजिए कि मोदी जी ने उदाहरण के लिए अगर जो किसी देश से अभी दीर्घकालिक ऋण ले लिया है, 50 वर्षों के लिए ऋण ले लिया है, तो अब 50 वर्ष बाद मोदी जी तो रहेंगे नहीं, कोई और आ जाएगा। तो जेम्स बुकानन साहब ने यही बात कहा था कि आप वर्तमान में तो ऋण लेते हैं, लेकिन भविष्य में आने वाली पीढ़ी को क्या करना है, उस ऋण को चुकाना पड़ता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और सार्वजनिक ऋण का भुगतान
भावी पीढ़ी पर कर लगा करके किया जाता है, क्योंकि जब 50 साल बाद कोई सरकार बनेगी तो ऐसी स्थिति में उस सरकार को पैसा चाहिए ना, तो वो क्या करेगी, उस सरकार कैसे पैसा लेगी, वो आम जनता के ऊपर कर की दर बढ़ा देगी। कर की दर क्या कर देगी, बढ़ा देगी। और जब कर की दर बढ़ा देगी तो ऐसी स्थिति में जो निजी निवेश होगा वो कम हो जाएगा, और जब निजी निवेश कम हो जाएगा तो उत्पादन कम हो जाएगा, और उत्पादन कम हो जाएगा तो देश की राष्ट्रीय आय में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि देखिए सर जी ए भी सही है और आर भी सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जेम्स बुकानन साहब ने कहा था कि सार्वजनिक ऋण प्राथमिक भार भावी पीढ़ियों को स्थानांतरित हो गया है, देयर इज नो डाउट। और ये क्यों होता है, इसीलिए होता है क्योंकि भविष्य में जो भी सरकार होगी वो लोगों के ऊपर टैक्स लगा करके ही क्या करेगी, इस ऋण की चुकती करेगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला कि सार्वजनिक ऋण के शोधन का अर्थ क्या होता है। जब आपसे ये पूछे कि सार्वजनिक ऋण का शोधन क्या होता है, तो आप मुझे बताइए कि सार्वजनिक ऋण का शोधन क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई, डी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। सार्वजनिक ऋण का शोधन, बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा प्रश्न है सर, बहुत बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि देखिए सर जी सार्वजनिक ऋण शोधन का मतलब यह है कि ऋण की चुकती करना या ऋण की अदायगी करना। अर्थात मान लीजिए कि सरकार ने आज ऋण लिया है और अगर जो 20 साल बाद सरकार वापस करेगी तो ऋण वापस करेगी तो उसे हम कहेंगे सार्वजनिक ऋण शोधन। अर्थात जो हमने ऋण लिया है उस ऋण को हम अदायगी कर रहे हैं, चुका रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि यदि कीमतें बढ़ती हैं तो सार्वजनिक ऋण के प्रत्यक्ष वास्तविक भार पर क्या असर पड़ेगा। एक बार नहीं अनेकों बार ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, एक बार नहीं अनेकों बार ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा आराम से करिएगा कि यदि कीमतें बढ़ रही हैं, अगर जो वस्तु की कीमत में वृद्धि आ रही है, ध्यान से देखिए, कभी आपको भूलेगा नहीं, जिस क्रम में मैं आपको बता रहा हूं कभी भूलेगा नहीं, बस मेरे शब्दों को ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। यदि कीमतें बढ़ती हैं तो सार्वजनिक ऋण के प्रत्यक्ष वास्तविक भार पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो भैया देखिए, जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी इसका मतलब यह है कि लोग क्या करेंगे, लोग मुद्रा की मांग ज्यादा करेंगे, ठीक है। मुद्रा मांग लोग ज्यादा करेंगे, क्यों करेंगे कि आपको पता ही होगा भैया कि जब कीमतों में वृद्धि होता है तो ऐसी स्थिति में जो मुद्रा का मूल्य होता है वो कम हो जाता है, जो मुद्रा की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। याद कर लीजिए फीसर साहब को, याद कर लीजिए फीसर साहब को। तो यदि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं तो क्या होगा, मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाएगी, और जब मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाएगी तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे कि ज्यादा मुद्रा की मांग करेंगे। तो जब ज्यादा मुद्रा की लोग मांग करेंगे तो सार्वजनिक ऋण के प्रत्यक्ष वास्तविक भार में क्या देखने को मिलेगा, वृद्धि देखने को मिलेगा। तो जितने लोग भी यहाँ पे ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अरे भाई देखिए, जब कीमत बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए हम आपसे आसान भाषा में अगर जो एक बात कहें कि देखिए, अगर जो वर्तमान समय में कोई फंक्शन आपको घर पे कराना है, कोई फंक्शन अगर जो आपको घर में कराना है, तो छोटा भी फंक्शन अगर जो आप कराएंगे तो आपको लाखों रुपए की जरूरत होगी। तो ये लाखों रुपए जब आपके पास रहेंगे ही नहीं तो आप क्या करेंगे, ऋण लेंगे कि नहीं लेंगे। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा कि अगर जो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा की जो वैल्यू होगी वो कमजोर होगी, कम होगी, और जब मुद्रा की वैल्यू कमजोर होगी तो मुद्रा की मांग बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जब मुद्रा की मांग ज्यादा हो जाएगी तो वास्तविक ऋण के प्रत्यक्ष वास्तविक भार में क्या देखने को मिलेगा, वृद्धि देखने को मिलेगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि यदि सरकार द्वारा दिया गया ब्याज प्राथमिक घाटे में जोड़ दिया जाता है तो ये बराबर होता है।
दोस्तों अगर जो इकोनॉमिक्स की 10 बार परीक्षा हुई होगी तो उसमें कम से कम 5 बार ये प्रश्न पूछे गए और इन फ्यूचर में भी पूछे जाने की संभावना है, अर्थात 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ ले। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? इजी सी बात है। आई होप कि किसी को भूलेगा नहीं, सबको पता होगा। पता है कि नहीं है? बताइए भाई। किरण देवी जी, जावेद अख्तर जी, सुमन शर्मा जी, सुंदरी कुमारी जी, ज्योति चौरसिया जी, कृष्ण कुमार जी, वर्मा जी, अक्षय गौरी जी, सभी लोग बताइए आसान है कि नहीं है? बच्चों वाला तो प्रश्न है भाई। तो राजकोषीय घाटा, ठीक है, तो राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू क्या होता है? प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा, सॉरी, पहले आपको ये देखना है कि प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है, तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है दोस्तों आपका राजकोषीय घाटा, राजकोषीय राजकोषीय घाटा, और उसमें से हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं ब्याज भुगतान को। माइनस क्या कर देते हैं भैया? ब्याज भुगतान को हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब हम राजकोषीय घाटे को देखेंगे तो सरकार द्वारा ब्याज जो है वो प्राथमिक घाटे में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये पक्षांतर होगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा हेतु लेन देन की मांग को प्रभावित करने के लिए ब्याज दर का कारण माना था? कमेंट करके सभी लोग बताइए। और दोस्तों लग जाइए, लग जाइए, अब किसी भी कीमत पे इस मौके पे आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। ठीक है, ये किसी भी कीमत पे आपको इस समय लापरवाही नहीं बरतनी है। चाहे आप उत्तर प्रदेश से हैं, चाहे आप बिहार से हैं, चाहे आप झारखंड से हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश से हैं, चाहे आप उत्तराखंड से हैं, कहीं से भी हैं, हर परीक्षाएं दोस्तों बहुत जल्दी हर राज्य में अलग अलग परीक्षाएं होने जा रही हैं। तो बिल्कुल क्या करिए कि इत्मीनान से, तल्लीनता से लग जाइए। जो सारे गैर जरूरी कार्य हैं उन गैर जरूरी कार्यों को क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए। जो जरूरी काम है वही करिए। और आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्योंकि आपका जो भविष्य है वो दांव पे लगा हुआ है। कह सकते हैं ना, अगर जो नौकरी मिल जाएगी तो फिर जीवन भर घर में बैठे रहिए। आप क्या करेंगे कि नौकरी भी करते रहेंगे और महीने के स्टार्टिंग में पैसा भी आता रहेगा। लेकिन अगर जो नौकरी नहीं मिलती है तो फिर आगे चल करके क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर वो उसमें कितना आपको सफलता मिलेगी, कितनी असफलता मिलेगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन अभी जो आपके हाथ में है वो ये है कि खूब अच्छे तरीके से मेहनत किया जाए। 2-4 महीने में 2-4 महीने इतना इत्मीनान से आप लग जाइए ना कि ये 2-4 महीने के बाद आपको जब सिलेक्शन मिल जाए तो फिर आपके पास कोई समस्या बचे ही नहीं। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा हेतु लेन देन की मांग को प्रभावित करने के लिए ब्याज दर का कारण माना था? तो बामोल की बात बोल रहे हैं सभी लोग, सभी लोग बामोल की बात बोल रहे हैं। तो देखिए इजी सी बात है, बामोल साहब ने ये कहा था कि देखिए भैया, मुद्रा की लेन देन हेतु ब्याज दर का कारण क्या है? तो बामोल साहब ने बात क्या कही थी? इनकी थियरी ये, इन्होंने अपने थियरी के अंतर्गत ये कहा था कि जब ब्याज की दर कम होती है ना, जब ब्याज दर कम होती है ना, तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में लोग मुद्रा की मांग जो होती है वो क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। ठीक है, जब ब्याज दर कम होता है तो मुद्रा की मांग जो होती है वो ज्यादा होती है। और जब ब्याज दर उच्च होता है, जब ब्याज दर उच्च होता है तो मुद्रा की मांग जो होती है वो कम होती है। ठीक है, लेकिन जो जो लेकिन एक बात और समझिएगा, बामोल साहब ने ये भी कहा कि जो ब्याज देने वाला व्यक्ति है ना, वो ब्याज तभी देता है जब जो ऋण देने वाला व्यक्ति है वो ऋण तभी देता है जब ब्याज की दर क्या हो? ब्याज की दर बहुत ऊंची हो। ठीक है, ब्याज की दर बहुत ऊंची हो। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि धन के स्टॉक में होने वाली वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं पर खर्च होती है? क्या उत्तर होगा भाई? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
तो ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा अगर जो अर्थव्यवस्था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा ज्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की जो वैल्यू होगी वो कम होगी, ठीक है। मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा की मात्रा अगर जो अर्थव्यवस्था में ज्यादा है तो मुद्रा की जो वैल्यू होगी ना वो कम होगी। ये तो इजी सी बात है, ठीक है, ठीक है। मुद्रा का मूल्य क्या होगा, मुद्रा का मूल्य जो होगा वो कम होगा। ये इजी सी बात है। यही बात तो फिशर साहब भी कहते हैं ना कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो कीमत स्तर तो बढ़ेगा लेकिन मुद्रा की मूल्य में कमी आएगी, जो कि बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है अर्थात सभी लोगों के पास मुद्रा आ रहा है, तो जब सभी लोग के पास पैसा हो गया तो मुद्रा का मूल्य क्या होगा, कम होगा। अब आप कहेंगे सर जी ऐसा क्यों होता है, समझ में नहीं आता है। तो भैया देखिए, अगर जो ई रिक्शा वाला जो ई रिक्शा चला रहा है, अगर जो उसके पास करोड़ों रुपए हो जाएंगे, अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए और ई रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए हो जाता है, तो जब आप ई रिक्शे पे बैठेंगे ना तो वो आपसे 10 रुपया नहीं लेगा, कहेगा कि भैया 1 करोड़ के हम ऑलरेडी मालिक हैं, हम 10 रुपया हम सवारी ढोएंगे, नहीं ढोएंगे। हम क्या करेंगे, हम 100 रुपया एक सवारी का लेंगे, ठीक है, 2 किलोमीटर का। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, तो जो मुद्रा की वैल्यू होती है वो कमजोर हो जाती है। और यही दूसरी तरफ ये भी बातें सही है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति अर्थात मुद्रा की मात्रा कम होती है तो ऐसी स्थिति में मुद्रा का जो मूल्य होता है वो बढ़ जाता है। मुद्रा का मूल्य जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। एक समय आप देखिए ना, एक समय आज से 20-25 साल देखिए ना, अर्थव्यवस्था में इतना ज्यादा लोगों के पास पैसा नहीं था, तो लोग क्या करते थे कि 10 रुपया लेकर के बहुत सारे लोग मेला घूमने गए होंगे। कौन कौन है, कोई मेला घूमने गया है? गांव में क्या होता है, मेला लगता है, ठीक है, गांव में मेला लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 10 रुपये अपने बचपन में ले करके गए होंगे मेला घूमने के लिए। उस समय जैसे नवरात्र में जो मेला लगता है, ठीक है, और भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है कि ये मेले लगते हैं, ठीक है। तो आपके क्षेत्र में कौन सा लगा होगा, तो आप जरूर गए होंगे 10 रुपया लेकर के। तो सोचिए कि उस टाइम 10 ही रुपए में क्या करते थे कि 1 रुपए में 4 गोलगप्पे खा लिए, 2-2 रुपए में दो टिकिया खा लिए, थोड़ा सा जिलेबी खा लिए, 1 रुपए में एक गुब्बारा खरीद लिए और लेकर के घर चले आए, है कि नहीं है। लेकिन आज क्या 10 रुपए में संभव है क्या, 10 रुपए में संभव है क्या, बिल्कुल नहीं संभव है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, तो आप मेरी बात से कनेक्ट कर रहे हैं ना कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। देखिए, मेरा प्रयास यही रहता है कि आपके व्यवहारिक जीवन में इन बातों को उतार करके और आपके दिमाग में अच्छे से इन बातों को क्या करना, फिट करना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बस ये बता देंगे कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत स्तर दोगुना होगा। अब मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, कीमत स्तर क्या होता है, अगर जो बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो फिर वो कैसे काम करेगा भैया, वो रट्टा मार के रह जाएगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल व्यवहारिक रूप में सारी चीजों को समझा रहा हूँ और बस आपसे यही मेरा निवेदन है कि आप एप्लीकेशन पे भी पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे भी पढ़ते रहिए। खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है जहाँ पे इकोनॉमिक्स की रोज क्लासेस होती है, एप्लीकेशन पे भी होती है, यूट्यूब पे भी होती है, ठीक है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे भी पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे भी पढ़ते रहिए, इधर उधर से कुछ कलेक्ट करने की जरूरत आपको पड़ने वाली नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए क्या उत्तर आएगा बिल्कुल ठीक है, हाँ। और उसी में एक 10 रुपये लेकर के जाते थे और एक क्या करते थे, 1 रुपए का एक गुल्लक भी खरीद के लेके चले आते थे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो क्या उत्तर आ रहा है भैया कि मुद्रा की मांग स्थिर है। मुद्रा की मांग क्या स्थिर है, ये बात किसने कही थी, ये बात तो फ्रीडमैन साहब के द्वारा कहा गया था, ठीक है। ये बात जो कहा गया था वो किसके द्वारा कहा गया था, ये फ्रीडमैन साहब के द्वारा कहा गया था। जोखिम के प्रति व्यवहार के रूप में तरलता वरीयता की अगर जो हम लोग बात करें तो ये जेम्स टोबिन साहब कहाँ पे है भाई। जोखिम के प्रति व्यवहार के रूप में तरलता की बात करें तो ये जेम्स टोबिन साहब बताते हैं ना भैया, जेम्स टोबिन। इन्वेंट्री अर्थात माल सूची सैद्धांतिक उपागम की बात करें तो
ये बात कौन करता है? ये बॉमल साहब के द्वारा किया जाता है। और कोई पोर्टफोलियो विविधता नहीं है, इसकी बात कौन करता है? चलिए बताइए, इसकी बात कौन करता है? कमेंट करके बताइए कि कोई पोर्टफोलियो विविधता नहीं है। क्या मैं सही बता रहा हूं? ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, किन्स की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अर्थात अब जितने लोग भी 4, 3, 2 और 1 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो देखिए, क्लास जो है वो क्या है, पढ़ाई जो है इतना आसान नहीं है। पढ़ाई जो है वो कृषि के समान है, खेती के समान है। अगर जो एक दिन आप अपने फसल की सुरक्षा नहीं करेंगे ना, तो उसी दिन आपकी फसल नष्ट हो जाएगी, है ना। तो पढ़ाई भी यही है भैया, रोज पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 20 घंटा रोज पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए। अगर जो आप अपनी जिंदगी में 24 घंटे में से 4 घंटे नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर आप ये सोचिए कि भैया हमको सफलता मिल जाए, तो भाई ये थोड़ा कड़वा है लेकिन सही नहीं है। ठीक है, ये बात कहने में हो सकता है कि कुछ लोगों को कड़वा लगे, लेकिन अगर जो आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए 4 घंटे नहीं निकाल पा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप मान के चलिए कि आप सही ट्रैक पे नहीं, आपको सही ट्रैक पे आने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा? और कुछ लोगों को मैं इस तरीके से भी देख रहा हूँ कि बीच बीच से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। बीच से क्यों क्लास ज्वाइन कर रहे हैं भाई? बीच से क्लास क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? स्टार्टिंग से क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? स्टार्टिंग से क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग को लगता है कि हमने बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। देखिए, जब आपको लगे कि हमने बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, ये बात आपको तभी लगनी चाहिए जब आपका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन से पहले कोई भी ढिलवाही नहीं बरतनी है ना। सिलेक्शन से पहले किसी भी प्रकार की कोई भी ढिलवाही नहीं बरतनी है ना। चलिए क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सभी ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वास्तविक शेष प्रभाव की बात किसने किया था? आपको कमेंट करके बताना चाहिए कि सर जी वास्तविक शेष प्रभाव की अवधारणा जो दिया था वो पेंटिनिकन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? पेंटिनिकन के द्वारा ये अवधारणा दिया गया था। इसमें इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि जनता के पास असल नगद शेषों के मूल्य में परिवर्तन से अर्थव्यवस्था में उत्पन्न प्रभावों की बात ये करते हैं। ठीक है, तो वास्तविक शेष प्रभाव किससे संबंधित है? तो वास्तविक शेष प्रभाव पेटिनिकन के द्वारा दिया गया था और इन्होंने ये बोला था कि जनता के पास असल नगद शेषों के मूल्य में परिवर्तन के कारण ही अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं कि प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि नवीन क्लासिकीय आर्थिक परिदृश्य में निम्नलिखित में से ऋणी को किसमें लाभ की संभावना सर्वाधिक होती है? अब यहाँ पे देखिए, 9 क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के बारे में अगर जो आपने पढ़ा होगा तो ठीक तरीके से आप इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। अगर जो आपने 9 क्लासिकल अर्थशास्त्रियों को पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न को बिल्कुल ठीक तरीके से सही कर सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बी बोल रहे हैं सभी लोग, बी बोल रहे हैं सभी लोग। बी के अलावा कोई नहीं है? बी के अलावा कोई भी नहीं है? सब पीछे पीछे ही जा रहे हैं क्या? कोई अपना उत्तर नहीं बताएगा? सब पीछे पीछे जा रहे हैं, सब पीछे पीछे जा रहे हैं। चलिए भाई, थोड़ा सा कुछ है, कोई ऐसा हो जो अपना उत्तर बताए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो 9 क्लासिकल अर्थशास्त्री थे ना, वो किन्स साहब की बात से बहुत ही सहमत थे। उनका ये कहना था कि देखिए, बात को ध्यान से समझिएगा, मतलब 9 क्लासिकल अर्थशास्त्रियों से किन्स साहब सहमत थे। ठीक है, इस बात को समझिए। इन्होंने कहा था कि जब अप्रत्याशित मुद्रास्फीति आती है ना, तो ऐसी स्थिति में ऋणी को क्या होता है? लाभ मिलता है। अप्रत्याशित मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है कि वस्तुओं की कीमतें जो है वो ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा बढ़ जाए। जैसे व्यवहारिक भाषा में अगर जो आपको समझना हो, तो हमारे देश में अमूमन जनवरी, फरवरी और मार्च के समय
प्याज की जो कीमत होती है, जो प्याज की कीमत होती है जनवरी फरवरी और मार्च में, जो प्याज की कीमत होती है ये 10 से 20 रुपया प्रति केजी के हिसाब से होती है, क्योंकि भारत के हर जगहों पे जो प्याज का उत्पादन होता है ये यही दिसंबर जनवरी फरवरी में होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि जब जो व्यापारी होता है ना वो किसानों से कम कीमतों पर इस प्याज को खरीद करके कोल्ड स्टोरेज में डाल देता है, और जब वो ये देखता है कि प्याज की मांग अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और चूंकि एक ही समय पे प्याज का उत्पादन हो रहा है तो मांग बढ़ गई है और पूर्ति कम हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, अपने प्याज को वो बाहर निकालता है और जब 80 रुपया पर केजी प्याज हो जाता है तो उसे मार्केट में वो बेचता है। अर्थात किसान 20 रुपया एक केजी में कमा रहा है और व्यापारी 80 रुपया एक केजी में कमा रहा है। तो जब अप्रत्याशित मुद्रास्फीति आती है ना तभी ऋणी को लाभ होता है। तो आप कहेंगे सर जी आप तो व्यापारी की बात कर दिए, ऋणी की बात कौन करेगा? तो ऋणी का मतलब यह है कि मान लीजिए कि क्लास 1 में या क्लास 2 में आपका कोई क्लासमेट होगा, आप पढ़े होंगे, तो क्या होता था बचपन में 1 रुपये घर से मिलता था कि 1 रुपया लेकर के जाओ और दोपहर में जब लंच होगा तो कुछ खा लेना। तो आप क्या करते थे कि जब आपके स्कूल में प्रेयर होना होता था उससे पहले ही क्या करते थे, 1 रुपये आप खत्म कर देते थे, और जब लंच होता था तो किसी से उधार ले लेते थे, कहते थे भैया हमको क्या कर दीजिए 50 पैसा उधार दे दीजिए, हम आपको कल लौटा देंगे। तो उस समय उसने जो 50 पैसा आपको दिया उसकी वैल्यू अगर जो अब उसको आपको लौटानी हो तो क्या आप लौटा पाएंगे? क्या नहीं लौटा पाएंगे ना। इट मीन्स उस समय 50 पैसे की वैल्यू अलग थी और इस टाइम 50 पैसे अब तो चलता ही नहीं है, 1 रुपया ही मान लीजिए, 1 रुपये की वैल्यू अलग है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो ऋण लिया है उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि उस समय 1 रुपये में 4 गोलगप्पे मिल जाते थे, अब 1 रुपये में 1 को नहीं मिलेगा, तो अब उसे 1 रुपया वापस करेंगे तो उसके किसी काम का होगा क्या? नहीं होगा ना। तो जिसने ऋण लिया उसको लाभ मिला। यही बात नव क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा बताया गया। अगला, किन वादियों के अनुसार रेंगती हुई मुद्रास्फीति सहायक होगी? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है ना। ये जब भी प्रश्न याद आता है ना तो मुझे अपनी मैं जब स्कूल में पढ़ता था, क्लास 2 की ये बात है, क्लास 2 या 3 की ये बात है, एक इंसिडेंट बहुत याद आता है। मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि ये बातें मैं लोगों को ना बताऊं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि ठीक है यार बोल देना चाहिए। जब मैं क्लास 2 में पढ़ता था तो एक मेरी क्लासमेट हुआ करती थी, तो हमें घर से 1 रुपया मिलता था कि 1 रुपये आप लेके जाओ और आराम से आपका पूरा दिन भर का 1 रुपये का खर्च है। तो मैं जब प्रेयर होता था ना तो प्रेयर के समय में ही 1 रुपये लेकर के बाहर चला जाता था और उससे कुछ खा लेता था, और जब मैं फिर लंच होता था तो मैं जो मेरी क्लासमेट थी उसके तरफ मैं देखता था और वो मुझे 50 पैसे देती थी, और मैं उससे रोज ये वादा करता था कि कल पक्का मैं तुमको 50 पैसा ये वापस कर दूंगा, और जो मैंने पुराना लिया है वो भी क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। और ये बहुत दिनों तक चलता रहा, मैंने कभी भी उसका पैसा वापस नहीं किया, ठीक है। उसके बाद पता नहीं इस टाइम तो अगर जो मैं देख लूं तो फिर क्या होगा कि शायद वो मुझे ना पहचान पाए या मैं उसको ना पहचान पाऊं, ठीक है। तो मतलब ये इंसिडेंट मुझे बहुत याद आता है कि 50 पैसा वो रोज रखती थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे दोपहर में 50 पैसा क्या करना होता था, उससे मांगना ही होता था ठीक है। चलिए, अब अगर जो कभी मिल जाए तो, हालांकि अब इतनी तो औकात नहीं है कि हम क्या करें कि उसे सूद समेत सारी चीजों को वापस कर दें, लेकिन हाँ कुछ किया जा सकता है। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई कि किन वादियों के अनुसार रेंगती हुई मुद्रास्फीति सहायक होती है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि किन वादियों के अनुसार रेंगती हुई मुद्रास्फीति, रेंगती हुई मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि वस्तुओं की कीमतों में 3% से 5% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। 3% से 5% की वृद्धि हो रही है। इसका सीधा सीधी मतलब ये होता है कि यहाँ पे आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं, आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो संचालित होती हैं और लोग अपने मांग और पूर्ति को बढ़ाते हैं। लोगों को ये लगता है कि हम अमीर हो रहे हैं,
लोगों को ये लगता है कि हम क्या हो रहे हैं, अमीर हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो लोग ज्यादा मांग को बढ़ाते हैं, और जब ज्यादा मांग को बढ़ाएंगे तो उत्पादन भी तो बढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी कम होगी और उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, ए और बी दोनों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा। ठीक है, जैसे क्या होता है ना कि बचपन की कुछ कुछ यादें होती हैं जो आपके पास जीवन भर रहती हैं, और यही कुछ यादें हैं जो हमारे पास हैं और रहेंगी भी। हाँ, चलिए क्या उत्तर होगा भाई? ठीक है, नहीं नहीं, मैं टिफिन ले जाता था, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं लंच करता नहीं था। चलिए, कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मुद्रास्फीति हर जगह होती है और ये एक हमेशा मौद्रिक घटना होती है? क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, सी सभी लोग बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, मिल्टन फ्रीडमैन साहब का ये कहना था कि देखिए भैया, जो मुद्रास्फीति होती है ना, इसका केवल और केवल एक रिस्पॉन्सिबल कारक जो है वो है क्या? मुद्रा। ठीक है, अर्थात मुद्रा, मुद्रा के कारण ही अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आती है। ठीक है, अर्थात मुद्रास्फीति हर जगह होती है और यह हमेशा ही क्या होती है, एक मौद्रिक घटना होती है, और यह स्टेटमेंट दिया था फ्रीडमैन साहब ने। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि वास्तविक जीडीपी और उसके प्रवृत्ति मूल्य के बीच अंतराल तथा वास्तविक बेरोजगारी दर और उसके बीच वास्तविक बेरोजगारी दर और उसके संतुलन मूल्य के बीच जो अंतर होता है, उन दोनों के बीच ऋणात्मक संबंध को क्या बोलते हैं? बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। ठीक है, ठीक है। चलिए, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। अरे भाई, वो व्यक्ति मिलेगा तब तो, वो व्यक्ति मिलेगा तब तो। ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा? मैंने बहुत सालों से देखा नहीं है, मिला भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा कि वास्तविक जीडीपी और उसके प्रवृत्ति मूल्य के बीच अंतराल तथा वास्तविक बेरोजगारी दर और उसके संतुलन मूल्य के बीच जो अंतर है, उन दोनों के बीच ऋणात्मक संबंध क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, अगर जो आपने ठीक तरीके से पढ़ा होगा ओकुन का नियम, तो ओकुन का नियम ही ये बात बताता है कि वास्तविक जीडीपी और उसके प्रवृत्ति मूल्य के बीच अंतराल तथा वास्तविक बेरोजगारी दर और उसके संतुलन मूल्य के बीच जो अंतर होता है, उन दोनों के बीच ऋणात्मक संबंध कहलाता है। ये ओकुन के नियम के अंतर्गत ये बात बताई गई। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, आप ऐसे प्रश्नों के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, और आपकी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पर इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच आपको देखने को मिलेंगे, और अलग अलग बैचेज में एक रणनीति के मुताबिक आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। इनकेस अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं, तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाती है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जाते हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहें, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहें। इसके अतिरिक्त आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपके एग्जामिनेशन हॉल में। जब तक आप टेस्ट सीरीज ठीक तरीके से, अगर जो आप ठीक तरीके से टेस्ट सीरीज दे करके जाते हैं, तो ये बात आपको समझ में आती है कि आखिरकार किस लेवल की तैयारी आपको करनी है और प्रश्न कहाँ पे गलत हो रहे हैं। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा एवं बैंकिंग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, कहाँ पे प्रश्न गलत हो रहे हैं? जहाँ पे प्रश्न गलत हो रहे हैं, उन प्रश्नों को आप क्या करेंगे, उन प्रश्नों का आप सुधार करेंगे, अर्थात उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, और फिर आगे अगला जब टेस्ट आप देंगे, तो आपको उस जो टॉपिक पहले गलत हुए थे, वो टॉपिक फिर से गलत नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज, कंप्लीट आपको नोट्स भी, कंप्लीट आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जाने, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि किस लेवल की आपको तैयारी करनी है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट भी कवर कराया जाता है। और कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। एडमिशन की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नीचे भी नंबर आ रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार कोर्स को परचेज करते हैं,
तो इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी आपको ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा, अलग से आपको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होने वाली है। क्या उत्तर आ रहा है भैया? क्या उत्तर आ रहा है कि मान लीजिए कि मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर स्थिर है, ठीक है, अर्थात मुद्रा की पूर्ति भी नहीं बढ़ रही है और कीमत स्तर भी नहीं बढ़ रही है, ठीक है, ठीक है, और मुद्रा की मांग आय और ब्याज का फलन होता है, ठीक है, मुद्रा की जो मांग होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों की आय और ब्याज दर के, ठीक है। अब ये बात तो आपको खुद ही इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि अगर जो आपकी आय ज्यादा हो रही है तो इट मीन्स कि आप मुद्रा की मांग ज्यादा कर रहे हैं, और अगर जो आप ऋण ले रहे हैं तो ब्याज की दर अगर जो कम होगी, ब्याज की दर अगर जो कम होगी तो आप मुद्रा की मांग ज्यादा करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसी स्थिति में जब आय स्तर बढ़ेगा तो निम्नलिखित में से क्या देखने को मिलेगा? तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की मांग की मात्रा में वृद्धि होगी और ब्याज की दर में भी वृद्धि होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग इस प्रश्न को गलत कर रहे हैं। क्या उत्तर हो जाएगा? चलिए क्या उत्तर होगा भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि मान लीजिए कि मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और मुद्रा जो है ये आय और ब्याज का फलन है, अर्थात मुद्रा की जो मांग है ये आय और ब्याज के द्वारा निर्धारित होती है। लेकिन जब आपकी इनकम में वृद्धि होती है तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब आपकी आय बढ़ जाएगी तो ब्याज की दर में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइएगा, मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो ब्याज की दर कैसे बढ़ेगी भाई? इसमें तो ब्याज की दर कम होनी चाहिए ना। जब लोगों के पास मुद्रा ज्यादा होगा, जब लोग के पास पैसा होगा तो लोग ऋण क्यों लेंगे, और जब लोग ऋण नहीं लेंगे तो ब्याज की दर कम होगी ना सर। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। एक मिनट के लिए मैं भी थोड़ा सा मेरा कंसंट्रेशन जो था वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, ठीक है, अब ठीक हो गया कि अगर जो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में क्या देखने को मिलेगी? कमी देखने को मिलेगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सारभाग मुद्रास्फीति उस मुद्रास्फीति का माप है। सारभाग मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सारभाग मुद्रास्फीति क्या होता है? चलिए तो बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सारभाग मुद्रास्फीति की जब हम लोग गणना करते हैं ना दोस्तों, तो वहां पे हम लोग खाद्य पदार्थों के बारे में देखते हैं, ठीक है, खाद्य पदार्थों तथा ऊर्जा के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सारभाग मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है? तो जो उन मदों को वर्जित करता है जो कि अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थ एवं ऊर्जा का। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ऐसे ही प्रश्नों के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट पढ़े क्या होने वाला है, इस प्रकार के प्रश्न सही नहीं होने वाले हैं, और इसको एक दो लाइन में डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता, इसके पीछे लंबी चौड़ी थियरी है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। जितने लोग लाइव देख रहे हैं उसका 50% भी लाइक नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग एक बार पहले लाइक और शेयर कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, 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 बिल्कुल ठीक है। नवचालन विधि या पंप प्रीमिंग विधि, ये क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखिए भैया ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि जब मुद्रा का संकुचन होता है ना, तो मुद्रा के संकुचन के समय डिफ्लेशन की स्थिति आ जाती है, ठीक है। डिफ्लेशन की स्थिति जब आ जाती है तो अर्थात मंदी की स्थिति जब आती है तो वस्तुओं की जो बिक्री होती है ना, जो वस्तु की बिक्री होती है वो कम हो जाती है, और जब वस्तु की बिक्री कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है
कि जब वस्तुओं की बिक्री कम हो जाएगी अर्थात वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि बेरोजगारी का स्तर बढ़ जाएगा। क्या होगा? बेरोजगारी का स्तर बढ़ जाएगा और जब बेरोजगारी का स्तर बढ़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में आरबीआई क्या करती है? प्रसारवादी मौद्रिक नीति लेकर के आती है। और जब प्रसारवादी मौद्रिक नीति आरबीआई लेकर के आती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? नवचालन कहते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं कि बिल्कुल बी बोल रहे हैं कि मुद्रा संकुचन के समय। तो बात को ध्यान से समझिएगा। मुद्रा संकुचन का मतलब ये हो गया कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम हो रही है। ऐसी स्थिति में लोग क्या कर रहे हैं कि उत्पादन के स्तर को कम कर रहे हैं अर्थात अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति एक तरीके से विद्यमान है जहां पे मांग भी वस्तुओं की बहुत कम है और पूर्ति भी बहुत कम है वस्तुओं की। ठीक है, और जब मांग व पूर्ति कम होगी तो बेरोजगारी का स्तर ऑलरेडी ऊंचा हो जाएगा क्योंकि जब उत्पादन होगा ही नहीं तो बेरोजगार तो लोग हो ही जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में नवचालन का प्रयोग किया जाता है मुद्रा संकुचन के समय। और नवचालन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि आरबीआई क्या करे? प्रसारवादी मौद्रिक नीति अपनाए। ठीक है, प्रसारवादी मौद्रिक नीति अपनाए। प्रसारवादी मौद्रिक नीति का मतलब क्या हो गया? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाए। और क्या भाई, छोटी बात है, बच्चों वाली बात है। गलत करेंगे क्या आप लोग? कोई गलत नहीं करेगा ना? चलिए अगला प्रश्न। क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है। कि समग्र मूल्य स्तर का सर्वाधिक व्यापक माप क्या है? सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? मोहम्मद साहिद नूरी जी, धीरज पांडे जी, चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है? अंसारी जी, ठीक है, अनीस पंडित जी, तस्नीम खान जी, अक्षय गौरी जी, लाल बहादुर जी, अफजल हसन जी, मीनू यादव जी, सुमन शर्मा जी, सतीश कुमार गुप्ता जी, शत्रुघ्न जी, बिल्कुल ठीक है, जितेंद्र जी, ज्योति चौरसिया जी, कृष्ण कुमार जी, नैना यादव जी, सपना सिंह जी, सदानंद मिश्रा जी, राजकुमार प्रजापति जी, सुंदरी कुमारी जी, पारस कुमार जी। चलिए सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो समग्र मूल्य स्तर का सर्वाधिक माप है। तो ये तो इजी सी बात है ना दोस्तों? इजी सी बात है कि नहीं है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा तो हम समग्र मूल्य स्तर का माप हम किससे करते हैं? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पे ही तो करते हैं ना। और इसका जो आधार वर्ष है वो क्या है? वो है 2011-2012। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में कर्मचारियों का महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार होता है। ठीक है, जैसे अभी आपको जब नौकरी मिल जाएगी तो क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं, राज्य सरकार के जो कर्मचारी होते हैं या केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, उनको महंगाई भत्ता दिया जाता है कि भैया देखिए, अब महंगाई भत्ता कैसे दिया जाता है? ठीक है, कहा जाता है कि देखिए भैया, अर्थव्यवस्था में जो महंगाई है वो बढ़ गई है अर्थात वस्तुओं की कीमत बढ़ गई है और मुद्रा का मूल्य कम हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हम थोड़ा सा और आपको मुद्रा देंगे अर्थात और आपको हम थोड़ी सी आपका जो वेतन होगा और हम बढ़ा देंगे। तो आपके घर में अगर जो कोई सरकारी नौकरी करने वाला होगा तो आप देखते होंगे कि जैसे हमारा वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है उसके ठीक पहले, वित्तीय वर्ष कब से कब तक याद आ रहा है? वित्तीय वर्ष कब से कब तक कमेंट करके बताइएगा। तो आप अक्सर ये देखते हैं कि फरवरी के समय में या जब दिवाली आने वाली होती है तो आपके घर में अगर जो कोई सरकारी नौकरी वाला होगा तो वो कहते हैं कि देखिए सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया है, अब हमको 1600 रुपया ज़्यादा मिलेगा या हमको अब 2000 रुपया ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सब सी बोलेंगे, सब सी बोलेंगे, सी के अलावा कोई नहीं है। तो जितने भी महानुभाव सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत में कर्मचारियों का महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च या 31 मार्च से 1 अप्रैल? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। हाँ हाँ, खूब बात करिए, खूब बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि वित्तीय वर्ष क्या है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, खूब बात करिए। बहुत अच्छी बात। जो बात कर रहे हैं उनके लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए भाई, सभी लोग एक बार क्लैपिंग कर दीजिए, जितने भी बातूनी हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है। तो देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। तो देखिए दोस्तों, अप्रैल जो है वो 3 शब्दों से मिलके बना है, तो ये पहले होगा, और मार्च जो है ये केवल 2 शब्दों से मिलके बना होगा, तो ये बाद में होगा। इस तरीके से याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला, चलिए, कि वैश्विक मंदी पर किसने ग्लोबल क्राइसिस रिसेशन एंड यूनिवेन रिकवरी पुस्तक लिखी? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, YV रेड्डी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वैश्विक मंदी पर किसने ग्लोबल क्राइसिस रिसेशन एंड यूनिवेन रिकवरी पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखा गया था दोस्तों किसके द्वारा? YV रेड्डी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, कि मिजरी इंडेक्स क्या प्रदर्शित करता है? मिजरी इंडेक्स किसने प्रस्तुत किया था और कब प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो 1977 में आर्थर ओकुन ने क्या किया था कि मिजरी इंडेक्स को प्रस्तुत किया था। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर, क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी महानुभाव क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है। मिजरी इंडेक्स को और किस नाम से जाना जाता है? पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। विपन्नता सूचकांक, ठीक है। कभी कभी पेपर में दे देता है कि विपन्नता सूचकांक की अवधारणा किसने विकसित किया था, तो वही मिजरी इंडेक्स की बात हो रही है, आर्थर ओकुन ने ही किया था। और किसी देश में जो विपन्नता सूचकांक होता है ना, उसका स्तर जितना ऊंचा होगा, उस देश के लोगों के जीवन निर्वाह जो होगा उतना ही कठिन होगा। विपन्नता सूचकांक जितना ज्यादा होगा, उतना ही उस देश में लोगों का लाइफ स्टाइल कठिन होगा। क्योंकि अगर जो स्फीति की दर ऊंची होगी और बेरोजगारी की दर ऊंची होगी, तो जाहिर सी बात है कि जिंदगी जीना कठिन हो जाएगा, ठीक है। और जितना ही कम होगा उतना ही जिंदगी जीना आसान हो जाएगा। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, अगला, अंसारी जी कह रहे सर ऐसा नहीं हो सकता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में हो। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों की बात करें तो जहाँ पे इंग्लिश टर्म की ज़रूरत होती है मैं आपको बता ही देता हूँ। बाकी चलिए देखिए, जो पॉसिबल है वो मैं करवा रहा हूँ। देखिए, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है? अब देखिए, दो बातें होती है दोस्तों। ये जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होती है ना, देखिए मुद्रास्फीति के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। और जो दूसरा होता है दोस्तों, वो होता है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, ठीक है। तो ये जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है ना, इसी से सर्वाधिक चिंतित कौन था? किन्स साहब थे। किन्स साहब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति से बहुत ज्यादा चिंतित थे। और किन्स साहब ने कहा कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कैसी मुद्रास्फीति होगी? तो उन्होंने ये कहा कि देखिए भैया, जब जनसंख्या में वृद्धि होगी ना, जब देश की जनसंख्या में वृद्धि होगी, तो ऐसी स्थिति में जब जनसंख्या बढ़ेगा तो लोगों की मांग में भी वृद्धि आएगी। लेकिन चूंकि उत्पादन मांग के अनुरूप कभी कभी नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो जब जनसंख्या निरंतर रूप से बढ़ती रहेगी
और उसी अनुसार मांग भी बढ़ता रहेगा, लेकिन पूर्ति नहीं बढ़ पाएगा, अर्थात उत्पादन का स्तर उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग ज्यादा है और उत्पादकता का स्तर अर्थात पूर्ति कम है, तो कीमत स्तर बढ़ जाता है। ऐसा होने से क्या होगा, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाएगी, और जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है तो हम इसे ही तो क्या बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं, और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण ये होता है कि जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है, और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि जो कोई कंपनी या कोई उत्पादक वस्तुओं को जब बना रहा है ना, तो उस वस्तु की जो मेकिंग कास्ट होगी अर्थात उत्पादन लागत होगी उसमें वृद्धि हो जाए। जैसे कि उस वस्तु का उत्पादन जो श्रमिक कर रहे हैं वो कहें कि भैया अब हमारा आप मजदूरी बढ़ाइए, तो मजदूरी बढ़ जाने के कारण क्या होगा, वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, क्योंकि उत्पादक जब मार्केट में बेचेगा तो अब ज्यादा मजदूरी दे रहा है, तो वो भैया ऐसा तो नहीं करेगा कि अपने लाभ को खत्म करके मजदूरी बढ़ाएगा, तो वस्तु की कीमतें बढ़ जाएंगी। जहां से वो कच्चा माल ले रहा है, उस कच्चे माल की कीमत में भी अगर जो वृद्धि होती है तो उससे भी लागत प्रेरित मुद्रास्फीति देखने को मिल जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भारत में मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं है। चलिए सभी लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7:10 पे मैं किसी भी अवस्था में लाइव आ जाता हूं क्लास लेने के लिए। तो चैनल को अगर जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। क्या उत्तर आ रहा है भैया? देखिए भारत में मुद्रास्फीति कब आती है, तो देखिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि जब देश में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, उसे ही तो हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। कीमत बढ़ने का मतलब जिसे आप कहते हैं कि भैया बड़ी महंगाई बढ़ गई है अर्थव्यवस्था में, ठीक है, और महंगाई कब बढ़ती है, महंगाई तब बढ़ती है जब वस्तुओं की मांग अर्थव्यवस्था में ज्यादा होती है और इसकी पूर्ति जब कम होती है, तभी तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। एक समय ऐसा आता है कि टमाटर 80 रुपया प्रति केजी मिलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस समय उस स्पेसिफिक समय पे टमाटर की कीमतें टमाटर की मांग बढ़ जाती है, लेकिन पूर्ति जो होता है वो मांग के अनुरूप नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है, और जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो मांग को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सा सहायक नहीं है, अर्थात इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा है जो मांग को नहीं बढ़ाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो कृषि पदार्थों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, जो एमएसपी दिया जाता है, वो क्या होता है, जो एमएसपी दिया जाता है ना दोस्तों, ये किसानों के जीवन निर्वाह के बराबर दिया जाता है। अर्थात किसान क्या कर सकता है कि एमएसपी उसको बस इतना ही, उसे इतनी ही कीमत प्राप्त होती है कि वो अगले फसल के लिए, अगले फसल को बोने के लिए पैसा प्राप्त कर सके और वो अपने रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। वो विलासिता की वस्तुओं में वृद्धि करेगा, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि एमएसपी दोस्तों ऐसा भी नहीं होता है कि बहुत ज्यादा दिया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसीलिए इसे न्यूनतम समर्थन कीमत मूल्य भी बोला जाता है। यह प्रश्न एक बार नहीं अनेकों बार आपके पेपर में पूछा गया है कि स्फीति अन्यायपूर्ण है तथा अस्फीति असुविधाजनक। जब देखिए जब स्फीति आती है अर्थात जब मुद्रास्फीति आती है ना, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग भी बहुत ज्यादा होती है और अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की पूर्ति भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अर्थात यहाँ मौद्रिक क्रियाएं जो होती हैं वो क्रियाशील होती हैं, लेकिन लोगों की बचत जो होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए क्योंकि महंगाई बहुत होती है, लोग पैसा कमाते भी हैं, मांग भी बहुत करते हैं, तो मांग भी बहुत ऊंची होती है और पूर्ति भी बहुत ऊंची होती है, लेकिन लोगों के पास सेविंग नहीं होता है। लेकिन जब अस्फीति होती है ना, तो ये अस्फीति की जो स्थिति होती है ये मंदी की स्थिति होती है। अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाता है। मंदी का मतलब ये होता है कि उस अर्थव्यवस्था में मांग का स्तर अपने न्यूनतम बिंदु पे होता है और पूर्ति का भी स्तर अपने न्यूनतम बिंदु पे होता है। अर्थात ना ही किसी वस्तु की मांग हो रही है और ना ही किसी वस्तु की पूर्ति हो रही है, तो अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाता है। तो यहाँ स्थिति के अंतर्गत यहाँ पे तो लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सारा का सारा पैसा खत्म हो जाता है। लेकिन जब मंदी आ जाती है तो यहाँ पे लोगों के पास पैसा ही नहीं होता है। तो आपको अगर जो दो कंडीशन दिया जाए
कि आप मुद्रास्फीति के समय में जीना चाहेंगे कि आप मंदी के समय में जीना चाहेंगे, तो आप कहेंगे कि सर जी हम मुद्रास्फीति के समय में जीना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर जो हमें 1 लाख रुपए की प्राप्ति हो रही है तो हम पूरा का पूरा 1 लाख रुपया महीने में खर्च कर देंगे, हमें उतना कष्ट नहीं होगा। अगर जो मंदी की स्थिति है तो यहाँ पे हमें पैसा ही नहीं मिलेगा, तो खर्च करने के लिए हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, तो हम 1 लाख रुपया खर्च करके नहीं खुश होंगे, 1 लाख रुपया खर्च करके खुश होंगे। तो ये बात किसने कही थी? किन्स साहब ने कही थी। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो अगर जो मंदी और स्फीति में से कोई एक चुनना हो तो आप स्फीति को चुनेंगे, मंदी को नहीं चुनेंगे, ये बात किन्स साहब ने कही थी। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और अलग अलग बैचेज में आपके सिलेबस के अनुसार सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर जो बहुत दिनों के बाद भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूँ कि बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको एप्लीकेशन पे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सटीक साधारण भाषा में क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं। लाइव क्लास होती है, इन केस अगर जो लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ क्लासेस को करते रहिए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। इसके अतिरिक्त आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, ताकि आप टेस्ट दीजिए और वो वाली कंडीशन ना आने दीजिए जब आप कहते हैं कि सर जी एग्जामिनेशन हॉल में गए तो थे लेकिन बहुत सारे प्रश्न जो थे वो आसान थे लेकिन फिर भी हमसे गलत हो गए। तो जब आप टेस्ट सीरीज दे करके जाते हैं ना तो आपको ये बात समझ में आता है कि इकोनॉमिक्स के किस यूनिट के प्रश्न आप गलत कर रहे हैं, और उस यूनिट को आप अगेन दोबारा पढ़ेंगे तो अगेन दोबारा पढ़िए और फिर अगला टेस्ट दीजिए, तो जो पुरानी गलती हुई है उसे दोहरानी नहीं चाहिए आपको। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट भी दोस्तों आपका कवर कराया जा रहा है। एडमिशन ओपन है, कोर्स की वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वर्तमान परीक्षा में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा, अलग से आपको फीस देने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस 2000 रुपये है, तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करना होगा। आप पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे, और उसका स्क्रीनशॉट आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है भैया? देखिए मौद्रिक, एक सेकेंड, मौद्रिक विभ्रम का मतलब ये होता है कि जब आपको लगता है कि आप अमीर हो रहे हैं। मौद्रिक विभ्रम का मतलब ये होता है कि आपको लगता है कि आप अमीर हो रहे हैं, और जब आपको लगता है कि आप अमीर हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप अपनी मांग को बढ़ाएंगे। तो जब आप मांग को बढ़ाएंगे तो एक तरफ मांग बढ़ेगा और दूसरी तरफ क्या होगा? पूर्ति बढ़ेगा। तो मांग व पूर्ति अगर जो सुचारू रूप से अर्थव्यवस्था में बढ़ने लगे तो इससे क्या होगा? इससे स्फीति को जन्म होगा, इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जन्म लेगा। ठीक है, तो मौद्रिक विभ्रम तब महत्वपूर्ण हो जाता है, तभी यह महत्वपूर्ण होता है जब स्फीति धीमी होती है, अर्थात मुद्रास्फीति की गति धीमी हो परंतु भागती स्फीति में यह समाप्त हो जाता है और स्फीति की गति को ये क्या कर देता है? बढ़ा देता है, क्योंकि आपको इस टाइम ये लगता है कि हम अमीर हो गए हैं। ठीक है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि बचपन में क्या होता था, 1 या 2 रुपये आपके लिए ज्यादा होता था दिन भर का खर्च। अब 1-2 रुपये में काम चल पाएगा क्या? अब तो हजारों रुपए भी रहेगा तो काम नहीं चल पाएगा। इसका सीधा सीधी मतलब क्या है? इसका सीधा सीधी मतलब यह है कि मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे लोग कहते हैं ना, लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं ना कि बाबू तुम क्या जीवन जी रहे हो, जो हमारे जो जो हमारे जो जो दादा लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं? यही तो बोलते हैं ना कि बाबू एक हमारी जीवन थी कि हम 50 पैसा में पूरा जीवन बिता लेते थे, हमने बड़ा गरीबी देखा है और आज तुमको 1000 रुपया में नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले बहुत गरीब थे, उस टाइम मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में उतनी ही थी, अब बढ़ गई है। ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, खुशी सिंह जी बताइए क्या उत्तर आ रहा है? उर्मिला कुमारी जी, सतीश कुमार गुप्ता जी, ब्यूटी जी, अफजल हसन जी, आराध्या जी,
ठीक है, तो किन्स की अत्यधिक रुचि थी? तो अभी तो हमने कहा था कि किन्स साहब ने मांग प्रेरित मुद्रास्फीति से किन्स साहब चिंतित थे। और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि जब जनसंख्या में वृद्धि होती है, जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में लोग अपने मांग को भी बढ़ाएंगे, और जब लोग अपने मांग को बढ़ाएंगे उस अनुसार से पूर्ति नहीं बढ़ पाएगी तो क्या होगी कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो इस प्रकार से उत्पन्न मुद्रास्फीति जो होगी वो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाएगी। कुछ लोगों ने देखा होगा कि पहले क्या होता था, जो सीमेंट की बोरी होती थी घर बनवाने में, जिन्होंने आज से 20-25 साल पहले कभी घर बनते हुए देखा होगा, ठीक है, सीमेंट की बोरी कितने रुपए की आती थी? 60, 70, 80 रुपए की आती थी। आज कितने की आ रही है? पता है सीमेंट की बोरी आज कितने की आ रही है? कमेंट करके बताइए कितने की आ रही है। पहले जो एक टाली ईट होती थी वो कै रुपए की होती थी? 1500, 1600 रुपए में मिल जाती थी। अब क्या है? अब वो 1000 हो गया है ना? तो पहले सीमेंट की बोरी 80 रुपए में आती थी, अब क्या हो रहा है? अब 400 पार हो गया है। अब क्या हो गया? 400 पार हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ी है। पहले लोग क्या करते थे? लोग छप्पर में रहते थे, लोग खपड़ेल के मकान में रहते थे, लोग इतना ज्यादा लोग घर बनवाने पे फोकस नहीं करते। अब क्या है? अब कोई भी व्यक्ति जब पैसा वो कमाना शुरू कर देता है तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि घर बनवाना। तो घर बनवाना है तो सीमेंट की जरूरत है, सीमेंट की मांग है, तो जितनी मांग है उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो जो सीमेंट आपको पहले 80 रुपया मिल जाता था अब 400 पार हो गया है। ठीक है, चलिए तो क्या उत्तर आएगा भैया? ईंट की कीमत क्या है? 15,000 से लेकर के 18,000 रुपए तक। ठीक है, बिल्कुल सही। अगला कि कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बोल रहे हैं सभी लोग ये बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि अवमूल्यन एक देश के भुगतान संतुलन में घाटे को कम करने में सहायक है जबकि अन्य सभी चीजें स्थिर हो। बिल्कुल ठीक है, जब हम अवमूल्यन करते हैं तो उससे मुद्रा का बाह्य मूल्य जो होता है वो कम होता है, और जब मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है तो हमारे जो निर्यात होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है जिससे उसकी मांग बढ़ जाती है। और जो आयात होते हैं वो क्या होते हैं? जो आयात होते हैं वो महंगे हो जाते हैं, अर्थात हम अब विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कम कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बात तो बिल्कुल ठीक है, तो अवमूल्यन से निर्यातों के मूल्य कम होते हैं और आयातों के मूल्य बढ़ जाते हैं। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ठीक तो है, वही तो बता रहा हूं। तो जितने लोग भी ए और ए नहीं है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव क्या होगा? ये तो बच्चों वाली बात है, अभी तो बताया। ठीक है, ये बच्चों वाली बात है, छोटे से बच्चों वाली बात है कि नहीं है? बी बोलेंगे सभी लोग कि सर जी आयात महंगा हो जाएगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा। देयर इज नो डाउट, बात तो 100% ठीक है, क्योंकि मुद्रा का बाह्य मूल्य जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब कोई देश अवमूल्यन करता है तो ऐसी स्थिति में उस देश की मुद्रा का जो बाह्य मूल्य होता है वो कम हो जाता है, और जब मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है तो निर्यात जो होंगे वो सस्ते हो जाएंगे और आयात जो होंगे वो महंगे हो जाएंगे। ऐसा अमूमन कब देखने को मिलता है? तब देखने को मिलता है जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर ना हो या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम अपने वस्तुओं को बेच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जिसे कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं की मांग अगर जो लोचदार है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कम कीमतों पर हम अपने को क्या करते हैं? कम कीमतों पे अपनी वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा कि भुगतान संतुलन में अल्पकालीन ह्रास के उपरांत दीर्घकालीन सुधार को व्यक्त करता है। बच्चों वाली बात है, खूबसूरत सी बात है, बच्चों वाली बात है बट बहुत ही खूबसूरत सी बात है। किसकी याद आई? किसकी याद आई भाई?
किसकी याद आई बताइए? जे बक्र संकल्पना की याद आई। जे बक्र संकल्पना के अंतर्गत ये बात कही गई कि जब कोई देश क्या करता है, जब, पहले आप उत्तर बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जे बक्र संकल्पना ये बताता है कि जब कोई देश अवमूल्यन करता है, ठीक है, एक लाइन में बता रहा हूं, भूलना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। जे बक्र हमें ये बताता है कि जब कोई देश अवमूल्यन करता है, जब कोई देश अवमूल्यन करता है तो अल्पकाल में उस देश में भुगतान असंतुलन की समस्या विद्यमान हो जाती है। अर्थात अल्पकाल में देश को नुकसान पहुंचता है, अल्पकाल में भुगतान असंतुलन की समस्या विद्यमान हो जाती है। लेकिन दीर्घकाल में ये भुगतान असंतुलन जो होते हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और भुगतान क्या होता है, संतुलित हो जाता है और देश को क्या मिलता है, देश को इससे लाभ मिलता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जे वक्र प्रभाव की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि अन्य बातें समान रहने पर किसी राष्ट्र की मुद्रा में जब अवमूल्यन होता है तो प्रायः आंतरिक या घरेलू मूल्य क्या होते हैं? ये तो इजी सी बात है, घरेलू मूल्य में कमी आती है क्या? ए वाला कोई है मेरे साथ? कितने हैं ए वाला? कोई भी है? बिल्कुल ठीक है, सदानंद मिश्रा जी, वर्मा जी, ब्यूटी जी, पंडित जी, अनिश पंडित जी, अक्षय गौरी जी, ठीक है, अरविंद कुमार सिंह जी, ठीक है, सदानंद मिश्रा जी, सुमन जी। बहुत तेजी से सबका उत्तर आने लगता है, तो जब मैं नाम पढ़ने जाता हूँ तो पढ़ भी नहीं पाता हूँ पूरा। क्या होगा, कोई आएगा मेरे साथ ऑप्शन नंबर ए की तरफ? ए की तरफ कोई आएगा? नहीं आएगा। तो जितने लोग भी ए की तरफ नहीं आ रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अन्य बातें समान रहने पर जब राष्ट्र में मुद्रा का अवमूल्यन होता है ना, तो इससे मुद्रा का बाह्य मूल्य तो कम होता है, मुद्रा का जो बाह्य मूल्य होता है वो तो कम होता है, लेकिन आंतरिक मूल्य में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, आंतरिक मूल्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो आंतरिक अर्थव्यवस्था में अर्थात घरेलू अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं की कीमतें होती हैं वो स्थिर होती हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि एक देश को मुद्रा अवमूल्यन की सलाह दी जाती है यदि विदेशी बाजार में इसके निर्यातों को सामना करना पड़ता है। कब कहा जाएगा कि देश में मुद्रा का अवमूल्यन होना चाहिए? ठीक है, बताइए कब हम कहेंगे कि देश में मुद्रा का अवमूल्यन होना चाहिए? भारत में मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ है, 1949, 1966, 1991, 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मुद्रा का अवमूल्यन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने वस्तु को बेचना होता है, ठीक है। और अगर जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस वस्तु को हम बेच रहे हैं उस वस्तु की मांग लोचदार है, ठीक है, अर्थात मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसे हम 10 रुपए में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच रहे हैं और सेम वस्तु जो है वो किसी दूसरे देश की कंपनी भी 9 रुपए में बेच रही है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो उपभोक्ता होंगे वो भारत की वस्तु को क्यों खरीदेंगे? 10 रुपये हम क्यों खरीदेंगे? वो 9 रुपए वाली जो कंपनी बेच रही है उससे खरीद लेंगे वो, अर्थात वो दूसरे देश की कंपनी से खरीद लेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो मुद्रा का बाह्य मूल्य कमजोर हो जाता है। मुद्रा का बाह्य मूल्य जब कम हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे वस्तु की कीमत सस्ती हो जाएगी और जब वस्तु की कीमत सस्ती हो जाएगी तो जो उपभोक्ता होंगे वो दूसरे के पास नहीं जाएंगे, वो हमारे ही वस्तुओं को परचेज करेंगे। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई भाई? अब इससे आसान तरीके से इकोनॉमिक्स और नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है। चलिए, दोनों जगह पे क्लास करते रहिए, चाहे यूट्यूब की बात करें चाहे एप्लीकेशन की बात करें, और एक बार लाइक तो कर दीजिए।
इतने सारे लोग क्लास कर रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि आयात प्रशुल्क सामान्यतः आयातित वस्तु की कीमत में वृद्धि कर देता है। बिल्कुल ठीक है। अगर जो दूसरे देश से निर्मित वस्तु कोई हमारे देश में आ रही है, अर्थात हम आयात कर रहे हैं, तो इस आयातित वस्तु पे अगर जो हमारी सरकार कर लगा दे रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रशुल्क बोलते हैं, कर लगा दे रही है, तो ये कंपनी आयात कर रही थी 10 रुपया में, अब सरकार ने कह दिया कि हम 2 रुपया आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो वस्तु पहले 10 रुपये में बिकनी थी, अब वो क्या होगी, सरकार ने टैक्स लगा दिया, तो वो कंपनी जो हमें वस्तु का निर्यात कर रही है, वो उपभोक्ता से ही ये कर वसूल करने का प्रयास करेगी। तो अब वस्तु की कीमत 12 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, इजी सी तो बात है। और क्या, उसके बाद यदि कीमत वृद्धि व्यापार में संलग्न देशों में पूर्ति की लोच तथा मांग की लोच पर निर्भर करता है। ठीक है, ये भी तो बात सही है कि वस्तुओं की जो कीमत होती है ना, वो मांग व पूर्ति की लोच के आधार पर निर्भर होती है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि सर जी ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को करने की जरूरत है क्या? इस प्रश्न को करने की जरूरत है क्या? अभी तो कितनी बार मैंने आपको बताया इस प्रश्न को। जो लोग भी लाइक नहीं कर रहे हैं ना, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7:10 पे मैं लाइव क्लास लेता हूँ यूट्यूब पे। ईच एंड एवरी डे आपकी क्लास होती है, और ये तब तक होती रहेगी जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, अब फिर वही बात हो जाएगी कि जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है ना, तो ऐसी स्थिति में जो मुद्रा का बाह्य मूल्य होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मुद्रा का बाह्य मूल्य जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि जिन वस्तुओं का हम निर्यात करेंगे वह वस्तु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता बिकेगा, और हम जिन वस्तुओं का हम आयात करेंगे, चूंकि अब क्या हो गया है, अब हमारी मुद्रा का जो बाह्य मूल्य है वो कम हो गया, तो जब हम आयात करेंगे तो अब हमें ज्यादा मुद्रा चुकानी पड़ेगी, अर्थात आयात जो होंगे वो महंगे हो जाएंगे और निर्यात सस्ते हो जाएंगे। फिर आपको ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि भारत में मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार किया गया। पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन 1949 में किया गया, दूसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन 1966 में किया गया, तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन 1991 में किया गया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि अनुकूलतम शुल्क वह होता है जो, अब देखिए अनुकूलतम शुल्क किसे बोला जाएगा किसी अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए कि अनुकूलतम शुल्क क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि भारत जो है वो पेट्रोल का आयात करता है। ठीक है, भारत जो है वो पेट्रोल का आयात करता है। कुल उपभोग का 80% पेट्रोलियम जो है वो हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। तो अगर जो पेट्रोलियम पे सरकार बहुत ज्यादा कर लगा देगा, तो इससे राष्ट्र के कल्याण में कमी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करता है कि पेट्रोल पे कर कम से कम लगाता है, अर्थात पेट्रोल जब आयात करता है तो उस पर प्रशुल्क कम से कम लगाता है, ताकि इससे राष्ट्र के कल्याण में वृद्धि हो। अर्थात अनुकूलतम शुल्क वह शुल्क होता है जिस शुल्क से सुलाभ क्या हो, अधिकतम हो, अर्थात देश के कल्याण में क्या हो, वृद्धि हो। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कहीं भी जाइएगा नहीं। अभी अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन उसके भुगतान शेष में असंतुलन के सुधार करेगा यदि उसके द्वारा दिए गए आयात और निर्यात के मूल्य की लोच का योग होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको 3 कंडीशन याद आनी चाहिए। मार्शल और लर्नर की आपको याद आ जानी चाहिए। मार्शल लर्नर ने क्या किया था, 3 दशाओं को दिया था। ठीक है, ठीक है, मार्शल लर्नर ने क्या किया था, मार्शल लर्नर ने 3 दशाओं को बताया था। कहीं कहीं पे एजवर्थ भी दिया होता है,
वो भी सही है। तो इन्होंने क्या कहा था कि 3 कंडीशन है, जब EX प्लस EM ग्रेटर देन होगा 1 के, दूसरा कंडीशन बताया कि EX प्लस EM जब इज इक्वल टू होगा 1 के, और तीसरा कंडीशन बताया EX प्लस EM जब लेस देन होगा 1 के। ठीक है, और इसमें EX क्या इंडिकेट करता है, आयात को, और EM क्या इंडिकेट करता है, निर्यात को। ठीक है, तो चलिए बताइए भाई क्या उत्तर आ रहा है, 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 डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। देखिए कि किसी देश में मुद्रा का अवमूल्यन उसके भुगतान से इसमें असंतुलन में सुधार करेगा यदि उसके द्वारा किए गए आयात और निर्यात के मूल्य का योग जो होगा वो 1 से ज्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, सुधार की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब सुधार की बात होगी तो ये वाली कंडीशन होगी, अर्थात 1 से अधिक है, अर्थात निर्यात और आयातों की मूल्य लोच 1 से अधिक है। और कब सुधार नहीं होगा, कब संतुलन की स्थिति होगा, उसके लिए ये वाली कंडीशन है EX प्लस EM, अर्थात आयातों और निर्यातों का मूल्य का आयातों और निर्यातों की मूल्य लोच अगर जो 1 के बराबर है तो हम ये कहेंगे कि देश में भुगतान संतुलन की स्थिति विद्यमान है। और अगर जो तीसरी कंडीशन आ जाएगी EX प्लस EM लेस देन 1 के, तो इसका मतलब ये होता है कि आयातों और निर्यातों की मूल्य लोच का यदि योग कम होगा, 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, तो इस स्थिति में क्या देखने को मिलेगा कि उस देश को व्यापार से नुकसान होगा, अर्थात भुगतान से इसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन दोस्तों आपको याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न सही हुए। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है, जहाँ पे एक रणनीति के माध्यम से कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स की तैयारी कराई जा रही है, जहाँ पे अलग अलग बैच आपको देखने को मिलेंगे। और अलग अलग बैचेज में दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सटीक साधारण भाषा में। बहुत दिनों बाद भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो परेशान ना होइएगा, बहुत ही आराम से सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। रोज लाइव क्लासेस की होती है, इनकेस अगर जो लाइव क्लास पे नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स यहाँ पे दिया जा रहा है। नोट्स को पढ़ने की आदत डालिए, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है कम से कम 1 घंटे नोट्स जरूर पढ़िए। और सिंपल सटीक भाषा में आपको नोट्स यहाँ पे दिया जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ एक समस्या होती है कि या तो नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो कंप्लीट आपको यहाँ पे नोट्स दिया जा रहा है। आपको दोस्तों यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है ताकि आप टेस्ट दीजिए, और जब आप एग्जामिनेशन दे करके आते हैं ना तो आप बोलते हैं ना कि सर जी पेपर तो बड़ा आसान था लेकिन पता नहीं कैसे एग्जामिनेशन हॉल में गलत हो गया। तो ये गलती क्यों होती है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज दीजिए, जब टेस्ट आप देंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि प्रश्न कहाँ पे गलत हो रहे हैं और इसका सुधार आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से देखने को मिल जाते हैं। और करंट की भी क्लासेस यहाँ पे उपलब्ध होगी। अगर जो कोर्स की वैलिडिटी की बात करें तो कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स वर्तमान परीक्षा में तो आप पढ़ेंगे ही, वर्तमान परीक्षा के लिए तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आती है तो आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से 1 रुपये भी फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ओपन है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन की जो फीस है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सारे बैचेज अभी नए ही स्टार्ट हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, नया बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, नया बैच है, यूजीसी नेट का अलग बैच है, नया बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी और झारखंड में जेट के लिए बैचेज उपलब्ध हैं, मध्य प्रदेश में सेट और टेट के लिए अलग बैच उपलब्ध है, उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी के लिए अलग बैच उपलब्ध है। ये बिल्कुल नए बैच हैं दोस्तों। एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग बैचेज उपलब्ध हैं। तो अगर जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, शेयर करते हुए जाइए। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।